नमस्कार, आप देख रहे हैं टीसीपी 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिया अशबलिया। इंटरनेट की दुनिया बहुत ही खूबसूरत दुनिया है और कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप की दुनिया में जब से इंटरनेट ने कदम रखा है, इसने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान, हर कोई इंटरनेट से आज अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतने ही क्राइम्स इस दुनिया में होते हैं। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम या इंटरनेट क्राइम के बारे में। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट मोनाली गुहा। मोनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मोनाली, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि साइबर क्रिमिनल्स किस प्रकार से इस क्राइम को अंजाम देते हैं। जी देखिए, साइबर क्राइम बेसिकली हम 2 कैटेगरीज़ में इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड और दूसरा ये होता है सोशल मीडिया फ्रॉड। कहीं न कहीं एक फाइनल ऑब्जेक्टिव जो होता है साइबर अपराधियों का इनकम करना ही होता है। वो पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं लोगों से। तो ये 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं जिनके ज़रिए वो लोग साइबर अपराध करते हैं और लोगों को अपने जाल में फँसाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। हमने जो बात करी फाइनेंशियल फ्रॉड की, उसके बारे में बता दूँ, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसमें ये लोगों के साथ ठगी करते हैं। जैसे कि आपको कॉल करके कोई कह सकता है कि वो बैंक के अधिकारी बात कर रहे हैं या वो किसी पेंशन ऑफिस से बात कर रहे हैं या आपका खाता या कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और इन सारी बातों में वो आपको फँसाकर आपसे ओटीपी लेना चाहेंगे, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। अगर आप अपना पासवर्ड उन्हें बता देते हैं तो बहुत ही आसानी से वो आपके खाते से पैसे ट्रांज़ैक्ट कर सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि मनी रिक्वेस्ट लिंक वो आपको भेजते हैं। ज़ाहिर तौर पर जैसे पेटीएम या यूपीआई में एक ऑप्शन दिया जाता है मनी रिक्वेस्ट का। इसमें आप सामने वाले को अगर ये मनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें जितना अमाउंट लिखा होता है वो अमाउंट उनके खाते से कट के आपके खाते में ऐड हो जाता है, यानी कि वो उनके साइड से डेबिट होगा और आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन लोगों को फिर कुछ ना कुछ बहाने से ये कहा जाता है कि जो अमाउंट लिखा गया है आप सिर्फ उस पर ओके क्लिक कर दें, उतना अमाउंट आपके खाते में ऐड हो जाएगा, जबकि बिल्कुल ही गलत और बल्कि उल्टा कहा जाता है उनको। और लोगों को ये लगता है कि अगर सामने वाला कह रहा है कि ये अमाउंट हमारे खाते में ऐड हो जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उल्टा बोलकर उनसे उतना अमाउंट ले लेते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि लॉटरी वगैरह की चीज़ों में उनको फंसाते हैं, जैसे कि कुछ फ्री जियो रिचार्ज या इस तरह के रिचार्ज के ऑफर्स दिए जाते हैं। लिंक्स उनको दी जाती हैं कि आप 15 लोगों को फॉरवर्ड करें और आपके पास इतने का रिचार्ज आ जाएगा, या केबीसी के नाम से फ्रॉड किया जाता है। केबीसी के नाम से कुछ व्हाट्सएप नंबर्स आपको दिए जाते हैं, ऑडियोज़ आपके पास आते हैं, बेसिकली व्हाट्सएप पर ही आते हैं, व्हाट्सएप एंड फेसबुक मैसेंजर पर। और आपको ये कहा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके एक कोड बताइएगा। कोड बताने के बाद आपसे कुछ बैंक की डिटेल्स लेकर आपसे 20-25 लाख रुपए आपके खाते में ऐड किए जाएंगे। तो कुछ इस तरह के ट्रिक्स हैं इनकी, जिनके ज़रिए वो लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें सोशल मीडिया फ्रॉड की, तो इसमें ज़्यादातर अब जो फ्रॉड देखा जा रहा है इस समय में ड्यूरिंग लॉकडाउन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप तीनों ही मीडियम्स के ज़रिए बहुत सारे साइबर अपराध हो रहे हैं। हम बात कर लेते हैं पहले फेसबुक की। फेसबुक में जनरली आप ही के किसी दोस्त के अकाउंट से आपको ये मैसेज आएगा कि उन्हें अर्जेंटली एक छोटे से मनी अमाउंट की ज़रूरत है। हो सकता है 2000 की हो, 4000 की हो, और उनके पास कम्युनिकेशन का कोई मीडिया नहीं है, उनका फ़ोन गुम हो चुका है और उनको अर्जेंटली पैसे चाहिए जो हम उन्हें एक XYZ पेटीएम नंबर पर भेज दें। और यदि आप उनको उस नंबर पर पैसे भेज देते हैं तो मानकर चलिए कि उनको तो वो पैसे नहीं मिले, क्योंकि ये जो मैसेज होता है आपके दोस्त द्वारा नहीं किया जाता। कुछ हैकर्स, कुछ साइबर अपराधी उनका अकाउंट हैक करके ये मैसेज आपको भेजते हैं। ये पैसे डेफिनेटली हैकर्स के पास जाते हैं, साइबर अपराधियों के पास जाते हैं। अगर आप पैसे भेज देते हैं तो भी आप ही का नुकसान है, और अगर आप नहीं भी भेज रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं खतरे में होते हैं। पहली कंडीशन पर बात करते हैं कि यदि आपने पैसे भेज दिए तो सीधे तौर पर आपकी बैंकिंग की जो डिटेल्स हैं या जो भी मनी ट्रांसफर का मोड है उसकी डिटेल्स उनके पास चली जाती हैं, जो वो भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अपराध के लिए। दूसरा ये होता है कि अगर आप उन्हें ये मनी नहीं भेज रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में एडेड हैं, और जिस तरह से आपके दोस्त का अकाउंट उन्होंने हैक किया होगा, कुछ सिमिलर उसी तरीके से आपका अकाउंट भी हैक किया जा सकता है। तो इससे बचकर रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी ऐसा मैसेज या इस तरह का कोई कंटेंट आपके पास आता है कि आप XYZ नंबर पर या पेटीएम नंबर पर पैसे भेज दें, तो पैसे तुरंत भेजने से पहले 2 बार सोचें। आप उस व्यक्ति से हो पाए तो कॉल पर बात करें, अगर आपके पास उनका नंबर हो तो। नंबर ना हो तो और भी दोस्तों के अकाउंट में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे पूछिए। अगर आप उनको पर्सनली जानते हैं तो उनके फैमिली में किन्हीं से पूछिए, और जब तक कंफर्म ना हो जाए या जब तक उन्हीं पर्सन से बात ना हो जाए कॉल पर या जैसे भी, तब तक आप उनको वो पैसे सेंड ना करें। ज़्यादातर ये देखा गया है कि इस तरह के मैसेजेस में 95% टाइम साइबर अपराधियों द्वारा ही ये मैसेज किए जाते हैं, और इस तरह से ये लिंक चलती रहती है।
इनके अकाउंट को ये लोग कैसे हैक करते हैं, उनके भी कुछ तरीके हैं। कुछ या तो लिंक्स भेजी जाती हैं, या तो कुछ ऐसे ब्रूट फोर्स अटैक यूज़ किए जाते हैं, जिसके ज़रिए बहुत ही ऐसे अकाउंट्स को हैक किया जाता है जिनकी सिक्योरिटी बहुत ही वीक होती है। लाइक जो बहुत ही जनरल पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ नहीं करते, या जिनके अकाउंट में लेवल 2 वेरिफिकेशन ऑन नहीं होता, कोड जनरेटर ऑन करके नहीं रखते, इस तरह की सिक्योरिटी, तो ये अकाउंट्स जल्दी हैक हो जाते हैं उनके मीडियम्स के थ्रू। सेकेंडली यहाँ पर एक और ये चीज़ आती है कि सोशल मीडिया में ही महिलाओं को तो ये लोग इस तरह से फंसा लेते हैं, कई बार मॉर्फिंग के ज़रिए, या कुछ उनकी तस्वीरों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट के साथ मिक्स करके कहीं अपलोड करके धमकियाँ देकर। लेकिन पुरुषों को भी फंसाने के लिए इनकी बहुत सारी ट्रिक्स आ गई हैं। लाइक आपके पास फेसबुक पर, बेसिकली फेसबुक मैसेंजर पर ऐसे लिंक्स आती हैं, और लोगों द्वारा कहा जाता है कि आपकी शायद तस्वीर किसी पोर्नोग्राफिक साइट पर एडेड है जो मुझे मिली है, आप एक बार चेक कर लें, ये आप ही की है या किसी और की है। और ज़ाहिर तौर पर जब आप उस लिंक को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप ही की कोई तस्वीर है जो कि धुंधली सी दिख रही है, और वाकई में किसी साइट पर अपलोडेड है। जब आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपका अकाउंट हैक हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मीडियम्स होते हैं, या तो वो आपकी आईडी से लॉगिन करने के लिए कहेंगे आपको ताकि आपका आईडी पासवर्ड उनके पास चला जाए, या फिर जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पर रेड यानी कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स जो होते हैं, वायरस होते हैं आपके फ़ोन को हैक करने के लिए, वो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाएँगे, और इस तरह से आपका मोबाइल फ़ोन और वो जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया पे अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं इस तरह के अपराध, और इनसे बचकर रहने की ज़रूरत है। तो मोनाली, जैसे आपने कहा फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू इस तरीके की हैकिंग होती है, साइबर क्राइम्स होते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान यानी कि एक इंटरनेट यूज़र को कैसे पता चलेगा कि वो प्रोफाइल एक्चुअल है, जेन्युइन है या फिर फेक प्रोफाइल है? क्योंकि आजकल बहुत आसान होता है किसी और की तस्वीर उठाकर एक प्रोफाइल में लगाना, उसी नाम से एक आईडी बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो किस तरीके से इंटरनेट यूज़र्स, जो आम जनता है जो इंटरनेट यूज़ करती है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो फेक प्रोफाइल है या जेन्युइन प्रोफाइल है? जी देखिए, सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आप केवल उन्हीं लोगों को अपनी प्रोफ़ाइल में ऐड करें जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं। ये पहली सबसे बेस्ट सिक्योरिटी टिप होती है। दूसरा ये होता है कि अगर आपने किन्हीं को ऐड कर दिया है और आपको डाउट हो रहा है कि ये अकाउंट रियल है या नहीं है, तो आजकल हर सोशल मीडिया पर कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग के ऑप्शंस होते हैं। तो आप वीडियो ऑप्शंस है कॉल जी। करके देख लें, या एटलीस्ट कॉल करके उनसे बात करके देख लें। अगर वो जेन्युइन पर्सन है तो वो डेफ़िनिटली आपका कॉल रिसीव करेंगे। और अब चूँकि प्रोफ़ेशनल्स हैं तो जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई आपके कॉल्स को डिनाई करे। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली बार-बार अगर आप जानना चाह रहे हैं, नॉर्मली बातचीत करना चाह रहे हैं, तो भी अगर कोई कॉल्स डिनाई करता है, तो आप डेफ़िनेटली उस अकाउंट को एक्सक्लूड कर दीजिए, उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड ना करें। अगर आप प्रोफ़ाइल को देखकर जज करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको देखकर आप जान सकते हैं कि सामने जो प्रोफ़ाइल विज़िबल है, वो फ़ेक प्रोफ़ाइल है या रियल प्रोफ़ाइल है। सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि वो अकाउंट क्रिएटेड यानी कि वो अकाउंट कब क्रिएट किया गया था, उसकी डेट आप सर्च करने की कोशिश करें। प्रोफाइल पर आपको उसकी डेट दिख जाएगी। जो फेक अकाउंट्स होते हैं उनको बने ज़्यादा समय नहीं हुआ होता, तो ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा ये होता है कि आपको उनकी प्रोफाइल पर कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लाइक जो डेली डे टू डे अपडेट्स होते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफ्स अपनी अपलोड करते हैं, या डेली इवेंट्स यूज़ करते हैं, या कुछ पोस्ट शेयर करते हैं, इस तरह की कोई चीज़ आपको वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप उनकी फ्रेंड लिस्ट चेक कीजिए। अगर फ्रेंड लिस्ट में आपको उस प्रोफाइल से मिलते-जुलते लोग मिल रहे हैं, जैसे कि हम अगर बात करें मीडिया पर्सनैलिटीज़ की, तो हर मीडिया पर्सन के अकाउंट में आपको अदर मीडिया के प्रोफेशनल्स दिख जाएँगे, न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, एडिटर्स। लेकिन अगर हम वहीं देखें कि अगर कोई रैंडम फ्रेंड लिस्ट दिख रही है, लाइक विलेज एरिया से कुछ लोग एडिट दिख रहे हैं, कुछ अर्बन एरिया से दिख रहे हैं, कुछ अलग डिपार्टमेंट से दिख रहे हैं, कुछ अलग स्कूल कॉलेज से दिख रहे हैं, तो ये जो हौच-पौच वाला फ्रेंड लिस्ट है, ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि लोगों को केवल भीड़ बनाने के लिए ऐड किया गया है। ये लोग रियल फ्रेंड लिस्ट में रियल फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ जी। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मोनाली, जैसे बहुत सारे जो क्राइम्स इंटरनेट की दुनिया के बाहर होते हैं, उसके लिए बहुत सारी सज़ाएँ बनाई गई हैं। क्या जो साइबर क्राइम होते हैं, उसके लिए किस तरह की सज़ाएँ हैं, किस तरह के एक्ट्स बनाए गए हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए? जी देखिए, बेसिकली साइबर अपराध के लिए आईटी एक्ट है हमारे यहाँ पर, और अलग-अलग तरह के क्राइम के लिए अलग-अलग कुछ कैटेगरीज़ हैं। इनमें जुर्माना भी है यहाँ पर, और सज़ा भी है, और दोनों भी साथ में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्रूशियलिटी कितनी है या वो कितना मेजर क्राइम है, उसके हिसाब से ईयर बाय ईयर या 6 मंथ्स की यहाँ पर सज़ा होती है। और अलग-अलग सेक्शंस यहाँ पे गिवन हैं। आईटी एक्ट आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, अगर आप चाहें तो उसका हर किसी को एक पीडीएफ मिल जाएगा।
आईटी एक्ट 2000 2008 के अपडेट्स हैं, आईपीसी सेक्शंस हैं जो कि साइबर अपराध के साथ में अटैच किए जा सकते हैं अगर कोई अपराध इस तरह का किया गया हो जिसमें आईपीसी और आईटी एक्ट दोनों के ही धाराएं लगाई जा सके। तो ये आप वहाँ पर देख सकते हैं। लाइक आपका पर्सनल डेटा आपकी मर्जी के बिना अगर कोई कहीं इस्तेमाल कर रहा है, आपकी तस्वीरों का कोई कहीं इस्तेमाल कर रहा है, या आपके डिवाइसेस, आपके जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, आपकी मर्जी के बिना उनका इस्तेमाल किया गया है, या आपके कोई भी ऐसे क्रेडेंशियल्स जो कि आपकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारी चीज़ें साइबर अपराध में आती हैं। और तमाम तरह की कैटेगरीज हैं, यानी कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, और बहुत सारे ऐसे भी इसमें सेक्शंस हैं। लाइक मान लीजिए कि अगर कोई किसी की फेक प्रोफाइल बनाता है, या किसी का नाम खराब करने की या समाज में छवि खराब करने की कोशिश करता है, तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो वहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे मानहानि का है आईपीसी 499 500, वो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली महिलाओं के साथ जो अक्सर देखा गया है कि उनकी तस्वीरें उनकी मर्जी के बिना लोग कहीं पर अपलोड कर देते हैं, या पोर्नोग्राफिक साइट पर डालकर उन्हें बदनाम करते हैं, या उनके नाम से फेक प्रोफाइल्स बना ली जाती हैं। तो इन तमाम तरह के अपराधों के लिए साइबर क्राइम एंड आईटी एक्ट की जो धाराएं हैं, वहाँ पर अलग अलग सेक्शंस गिवन हैं। उनको आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। नॉर्मली आपको गूगल करने पर वो पीडीएफ मिल जाता है, और बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही कम वर्ड्स में वहाँ पर एक एक सेक्शंस को डिफाइन किया जाता है। तो आप अपनी कैटेगरी, यानी कि अगर कभी आपके साथ कोई साइबर अपराध होता है, तो एटलीस्ट आप एक बार उसको गो थ्रू करें, एक बार देखें कि किस तरह के यहाँ पे सेक्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अधिकार देते हैं कि आप अपराधी के खिलाफ इन बेसिस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों शामिल हैं। मोनाली, आप छत्तीसगढ़ की पहली महिला साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा साइबर अटैक हुआ, साइबर क्राइम हुआ हो, या हरासमेंट हुआ हो, साइबर हरासमेंट आपके साथ कभी हुआ हो? बहुत ही पहले, यानी कि बहुत ही आई थिंक काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को। एक रैंडमली एक किसी साइबर क्रिमिनल का कॉल मेरे पास आया था। एक्चुअली वो जो साइबर क्रिमिनल था, वो लोग सीरीज़ में लोगों को कॉल कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ में उनको कहीं मेरा नंबर लगा और उन्होंने मुझे कॉल लगाया, और 1-2 बार उसने परेशान किया। तो मैंने नॉर्मली उसको बोला कि आपने रॉन्ग नंबर लगाया हुआ है और आप दोबारा इस नंबर पर कॉल ना करें। तो उसने नहीं माना, एंड देन लगातार परेशान करने लगा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर और वेट किया, लेकिन फिर जब देख लिया कि अब ये क्राइम की कैटेगरी में आ चुका है, तो फिर हमने उसको बोला कि ठीक है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, अब आगे से मत कीजिएगा। तो उसने एक टर्म यूज़ की, मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ। उसने कहा कि तुम तो लड़की हो, तुम कर क्या लोगी? मैंने बोला पुलिस में कंप्लेंट करेंगे ना, पकड़ा जाओगी। तो उसने ये कहा कि आपको जो करना है कर लो, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, हम कभी नहीं पकड़ाने वाले। तो मैंने बोला ठीक जी। है, 24 घंटे में मिल लेते हैं। देन फिर उनको ट्रेस किया, पुलिस ने काफ़ी मदद करी, और 24 हम्म। घंटे के अंदर वो अपराधी पकड़ाया, और उसने ये कबूल किया कि वो लोग इस तरह के नंबर्स पर लगातार कॉल करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि सामने जो पर्सन है वो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, ताकि उस तरह से उन पर साइबर अपराध किया जा सके। जो कि बेसिकली हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आपके पास कॉल आता है, ओटीपी के लिए हम्म। पूछते हैं, तो ये लोग पहले हम्म। जनरल स्टडीज करते हैं लोगों को कॉल कर करके कि कौन सा किस एजुकेशन लेवल से बिलोंग करता है, और अगर उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ठगी का शिकार उन्हें बनाया जा सकता है, तो फिर उस हिसाब से वो लोग आगे प्लान करते हैं। तो ये वो केस था जहाँ पर उस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लोगों के बीच अवेयरनेस के लिए कि अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई बदमाशियाँ करता है या आपको परेशान करता है, तो आप आगे कदम बढ़ाइए। डेफिनेटली ये जो साइबर अपराधी हैं पकड़ाते हैं। मोनाली, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। बीच में बहुत ऐसी अफवाहें उड़ रही थी या सच खबर थी कि चाइना हम पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस खबर के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगी हमारे भारतीय दर्शकों को? जी देखिए, एक बड़ा फैक्टर तो मैं ये बता दूँ कि चाइना एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिनके पास साइबर एक्सपर्ट्स की काफ़ी बड़ी टीम है। 2016 में ही उनके पास तकरीबन 2.5 करोड़ साइबर एक्सपर्ट्स थे, और इंडिया में अगर हम उसी समय का कंपैरिज़न देखें, जो कि एक प्राइवेट कंपनी का सर्वे था, तो भारत के पास गिन के 1000 साइबर एक्सपर्ट्स भी नहीं थे। तो अब आप कंपैरिज़न देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में, जहाँ पर एक देश ऐसा है जहाँ पर करोड़ों में साइबर एक्सपर्ट्स हैं, और एक देश ऐसा था जहाँ पर बमुश्किल 1000 भी नहीं थे। तो ऑब्वियसली वो जो नेशन है, जो चाइना है, उनके पास टीम काफ़ी तगड़ी है, और चाइना का एक पॉलिसी रहा है कि वो जो कंपनीज़ वहाँ की होती हैं, उनके लॉज़ के अकॉर्डिंग डेटा शेयरिंग के लिए उनको वो बाध्य करते हैं कि अगर कभी वहाँ का नेशन उनसे डेटा माँगे, तो वो उन्हें शेयर करना पड़ेगा, और यही रीज़न है कि मना किया जाता है कि आप चाइनीज़ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना एप्लीकेशन करें। ना यूज और करें क्योंकि जी। देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा को खतरा है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि यदि लोग चाइनीज़ एप्लीकेशन इस्तेमाल करते भी हैं, तो वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है।
बट वो कोशिश ये करें कि अगर उसका कोई इंडियन अल्टरनेटिव हो आपके पास, या आप अगर पता कर पाएँ तो वो पता करें और वो सिक्योर वेज़ पे आप इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका मोनाली हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने सभी के साथ शेयर की।